हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्यूसेट 2019 के क्वेश्चन पेपर को। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ चिलेटिंग एजेंट। तो अब चिलेटिंग एजेंट का मतलब जानते हैं। जैसे अगर कोई लिगेंड इस टाइप का है, मान लो ए लिगेंड है, उसके दो एक्टिव साइड्स हैं बाइंड करने के लिए, तो वो किसी भी मेटल के साथ बाइंड करके एक रिंग टाइप का स्ट्रक्चर, मतलब क्लोज स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है। तो इन जनरल मिनिमम जो क्राइटेरिया है वो बाइडेंटेड लिगेंड आपका होना चाहिए चीलेट फॉर्मेशन के लिए किसी भी मेटल के साथ। तो यहाँ देखो, पेरिडीन मोनोडेंटेड लिगेंड है पेरिडीन। तो ये सिर्फ एक ही, मतलब केवल एक ही नाइट्रोजन एटम है जो कि डोनर है। अगर दो साइड होता डोनेट करने के लिए, सपोज एक यहाँ पर भी होता, तब ये चीलेट बना सकता था। इथिलीन डाइएमीन CH2NH2, ठीक है, और CH2NH2। अब यहाँ दो साइड से मेटल है कोई, मान लो, तो यहाँ से भी डोनेट होगा, यहाँ से भी डोनेट होगा। तो ये देखो एक साइकिल, मतलब साइक्लिक क्लोज स्ट्रक्चर बना ना, तो ये चिलेट बोलते हैं इसको। ठीक है। तो ये है चिलेट फॉर्म करेगा। EDTA चिलेट फॉर्म करेगा, ऑक्सीलेट चिलेट फॉर्म करेगा। ठीक है, लेकिन pyridine नहीं करेगा। तो यहाँ पूछा है कौन सा नहीं करेगा, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, pyridine। अगला क्वेश्चन है कि थ्योरेटिकल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ EU3+। तो देखो, EU3+, जो पहले EU का जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 4f7 और 6s2, राइट। अब देखो, यहाँ से EU3+ बनेगा तो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा और एक यहाँ से, तो 4f6 हो जाएगा ये। अब जब 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो आप इन जनरल जानते हो कि थ्योरेटिकल मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है लैंथेनाइट सीरीज में, वो होता है G√J+1। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे F6 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉन का फिलिंग करूंगा 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है। अब देखो, -3 -2 -1 0 +1 +2, राइट। तो +2 तक कैंसिल हो जाएंगे और समेशन ओवर जो L आएगा इसका, वो 3 आएगा। तो L की वैल्यू 3 आ गई और S की वैल्यू क्या होगी, टोटल सम 6/2, मतलब 3 आएगा। ठीक है। तो अब जो J की वैल्यू होगी, J होता है हाफ फील्ड से अगर कम है तो L -S होता है। ठीक है, यही होता है। अगर इक्वल टू हाफ फील्ड है तब भी यही लगेगा, ग्रेटर देन अगर ज्यादा होगा तब L+S लगेगा। ठीक है। तो L-S, देखो L की वैल्यू हो गई 3, S की वैल्यू हो गई 3, हो गया 0। तो J की वैल्यू 0 हो गई, तो यहाँ म्यू जब निकालोगे आप तो यहाँ वैल्यू 0 हो गई। ठीक है। तो इस तरीके से म्यू जो थ्योरेटिकल वैल्यू है वो 0 होता है, लेकिन ऑब्जर्व वैल्यू की वैल्यू, ऑब्जर्व जो होता है, एक्सपेरिमेंटल जो होता है EU की वैल्यू, वो अराउंड 3.2 के आसपास होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम जैसे यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं कि सारे मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट में है, लेकिन जो ये मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको एक्स्ट्रा, ठीक है, ये इसमें नहीं है। इसका सोल्यूशन यही तक है कि इसका EU3+ का थ्योरेटिकल मैग्नेटिक मोमेंट 0 है। तो मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको कि एक्सपेरिमेंटल जो है, एक्सपेरिमेंटली 0 नहीं होता है, ये कुछ वैल्यू होती है 3.2 कह रहा हूँ। वो इसलिए होती है कि क्योंकि जो यहाँ FF ऑर्बिटल होता है, मतलब इनका जो FF ट्रांजिशन होता है ना, उसकी एनर्जी कम होती है। तो क्या होता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन जो ग्राउंड स्टेट के हैं वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। तो यहाँ L की वैल्यू, मतलब ये L की वैल्यू ये नहीं होती है, चेंज हो जाती है। इस वजह से वो अब, मतलब ऐसा सजेशन है, मतलब ऐसा वो मतलब कह सकते हो आप, प्रिडिक्शन है कि ये होता है। तो इस वजह से ये मैग्नेटिक मोमेंट, इसका एक्सपेरिमेंटली कुछ वैल्यू मिलती है। अगला क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट CO लिगेंड। तो कार्बोनिल लिगेंड है, ठीक है। अ CO लिगेंड कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इनटू पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सही है। दिस वीकेन द CO बॉन्ड। देखो, कोई भी मेटल होता है, कार्बोनिल के साथ जो बॉन्ड होती है ये होता है, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और मेटल के पास जो पाई बॉन्ड होता है उसके थ्रू अपने पाई एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट भी करता है। और इसकी वजह से क्या होता है कि ये बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करता है, मतलब ये बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करता है। ठीक है, तो ये CO के बॉन्ड ऑर्डर को घटा देता है, तो बिल्कुल सही है। द IR स्पेक्ट्रम ऑफ FeCO5
absorption assigned the CO stretching model are at higher wave number than that of free CO. अब देखो यहाँ पे जो CO होगा ये बॉन्डिंग में है, ठीक है, आयरन के साथ अगर मैं देखूं तो यहाँ 5 CO है और ये इस तरीके से बॉन्डिंग में है। तो देखो जो बॉन्डिंग के CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होगा ये टर्मिनल बॉन्डिंग हो गया, ठीक है। फ्री CO का होता है अराउंड 2150 के आसपास, ठीक है, इसके आसपास होता है। लेकिन अगर वो टर्मिनल बाइंड कर लिया ना तो वो डिक्रीज कर जाता है और ये 1850 से 1900 के आसपास आता है। तो मतलब फ्री CO का 2150 होता है, लेकिन जैसे टर्मिनल बाइंड कर लिया ये डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेटल जो है यहाँ लो ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करती है। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि स्ट्रेचिंग मॉडल्स आर एट हायर वेव नंबर, दैट मीन्स ये ऑप्शन आपका गलत है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। आगे और भी देख लो स्टेटमेंट जो दिया है कि CO लिगेंड कैन अडॉप्ट टर्मिनल μ3 बॉन्डिंग मॉडल, बिल्कुल करता है ब्रिजिंग में μ1 μ2 μ3 फैशन में। द अमाउंट ऑफ बैक डोनेशन डिपेंड अपॉन द बॉन्डिंग मोड, हाँ ये भी सही है। फ्लक्शनल बिहेवियर इज कॉमन इन मेटल कार्बोनिल कंपाउंड एंड कैन बी इन्वेस्टिगेटेड बाय 13C NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये भी सही है। अब फ्लक्शनल बिहेवियर क्या होता है कि जैसे आपको रूम टेम्परेचर है ना तो वहां पर ये कार्बोनिल आपस में एक्सचेंज होते हैं, मतलब एक्सियल का कार्बोनिल इक्वेटोरियल में जाता है और इक्वेटोरियल का एक्सियल में जाता है। हाई टेम्परेचर पे आप इन दोनों को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर टेम्परेचर लो है तो एक्सियल वाला जो है वो पता चल जाता है कौन है और इक्वेटोरियल कौन है पता चल जाएगा। तो इस पे मेनली मार्किंग कर देते हैं, जैसे 13C मार्क कर देंगे तो एक्सियल वाला पे 13 अगर मार्क कर दिया तो NMR में भी उसका पीक एक्सियल वाले का अगर आएगा तो वो आइडेंटिफाई कर लेंगे, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर जो इनकरेक्ट ऑप्शन होगा वो बी होगा, ठीक है। अगला, विच मेटल सेंटर डज नॉट ओबे द 18 इलेक्ट्रॉन रूल, चलो ठीक है कैलकुलेट कर लेते हैं। आयरन है, आयरन का हो गया 8 और ईटा 5 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन ये है कि COMe क्या इसी मेटल के साथ डायरेक्टली अटैच है? नहीं, यही कंफ्यूजन मत करना। जो चीजें ब्रैकेट में दी हुई है, ठीक है, हमेशा एग्जैक्टली वही जुड़ता है मेटल के साथ, ब्रैकेट के अंदर वाली चीज नहीं जुड़ेगी सेपरेटली। मतलब आयरन का अगर मैं बात करूं तो यहाँ जो है ये देखो फेरोसिन टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ये जुड़ा, फिर इससे जुड़ा है COMe, ठीक है, कभी भी यहाँ डायरेक्ट मेटल से नहीं जुड़ा है। तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करेगा, इधर से 5 ये डोनेट करेगा, टोटल 10 हो गए और 8 इसके तो 18 हो गया, तो ये फॉलो करेगा, ठीक है। बी वाला देखो CO8 ये भी करेगा, क्योंकि कोबाल्ट जो है आपका ये इस टाइप से स्ट्रक्चर है कि CO का एक मेटल मेटल बॉन्डिंग है और 4 कोबाल्ट इसके पास है, ठीक है। तो 4 ये दे देंगे तो 8 हो जाएगा और इसके पास 9 है तो 9 8 17 और एक ये तो 18 इलेक्ट्रॉन ये भी फॉलो करेगा। इसके बाद रुथेनियम पे देखो 8 यहाँ पर है और 6 ये है। अब यहाँ पर ये Me6 ये इसके साथ मतलब यही है C6 Me6, ठीक है। तो ईटा 6 में है तो 6 और 2 12 दिया, 12 8 20 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो 18, तो ये भी फॉलो करेगा। डी वाला नहीं करेगा क्योंकि 5 + 12 तो ये आएगा 17, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिन इज यूज्ड एज अ स्पॉट टेस्ट रिएजेंट फॉर कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ दिस कैटायन। तो देखो ये DMG जो है निकिल के साथ बहुत ही स्ट्रांगली बाइंड करता है कॉम्प्लेक्स, तो यहाँ पर निकिल 2+ इसके लिए कंफर्मेटरी टेस्ट होता है। मतलब ये देखो इसका स्ट्रक्चर बता देता हूँ डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिनेट का। सिंपल ये मिथाइल ग्रुप होता है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप होता है, इसके साथ डबल बॉन्ड होता है N होता है, इसके साथ डबल बॉन्ड N होता है और दोनों साइड OH ग्रुप लगा होता है, ठीक है, ये होता है और इसके साथ ये निकिल बाइंड करता है, राइट। तो ये आपका डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो, द इलेक्ट्रॉनिक ग्राउंड स्टेट टर्म फॉर द क्रोमियम। अब देखो यहाँ पर गलती क्या होती है कि साइनाइड को हम कंसीडर करते हैं, मतलब जैसे ध्यान नहीं देते हैं कभी कभी, तो लिगेंड क्या दिया हुआ है यहाँ, साइनाइड लिगेंड दिया है, तो ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, मतलब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कराएगा। तो क्रोमियम पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। अब D4 सिस्टम हो गया क्रोमियम, ठीक है। तो 1
2 3 और देखो इसके बाद पेयरिंग होगा लास्ट इलेक्ट्रॉन का, पेयर कर दिया, ठीक है। अब ये हो गया, इसका आप निकालो तो -2 -1 0, तो ये हो गया -2 × 2 4 हो जाएगा -4, और ये -1, तो ये मॉड में लेते हैं, कभी भी निगेटिव नहीं लेना है, 5 आ जाएगा। तो L की वैल्यू क्या आई 5, S की वैल्यू क्या हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया, 1 मतलब 1/2 हो जाएगा, +1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल आएगा 1, तो मल्टीप्लिसिटी यहाँ से निकल के आएगा कितना 3, तो मल्टीप्लिसिटी अगर 3 आया, L की वैल्यू 5 है, तो क्या होगा 5 के लिए क्या आएगा H आएगा, SP, ठीक है, S 0 1 2 3 4 5, 1 के लिए P है, 2 के लिए D है, 3 के लिए F है, 4 के लिए G है, 5 के लिए H है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 3H इसका करेक्ट आंसर है, फर्स्ट वाला। कॉम्प्लेक्स दैट इज मोर लाइकली टू डेविएट फ्रॉम द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट। अच्छा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो भाई कैसे होगा कि ये पूछ रहा है कि कॉम्प्लेक्स विच इज मोर लाइकली टू डेविएट फ्रॉम स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट, तो जिसका T2G अनसिमेट्रिकल फीलिंग होता है ना, अनसिमेट्रिकल फीलिंग होता है, वही डेविएट होता है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट से, मतलब उसमें ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन दिया जाता है, ठीक है, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन दिया जाता है। तो यहां पर आपको ढूंढना है T2G अनसिमेट्रिकल। देखो क्रोमियम पे कितना है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, तो D4 सिस्टम होगा, तो ये ऊपर जाएगा, तो मतलब ये इजी में जा रहा है, तो ये नहीं होगा। कोबाल्ट 2+ है, और D7 सिस्टम है, हाई स्पिन, तो 1 2 3 4 5 6 7, T2G अनसिमेट्रिकल फीलिंग हो गया, T2G अनसिमेट्रिकल फीलिंग हो गया ना, ठीक है। तो दैट मीन्स कि इसका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट डिफर करेगा, ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। बाकी ऑप्शन देख लो, MnO4 क्या है, ऑलरेडी जो है +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो बात ही नहीं होगी, ठीक है, 0 इलेक्ट्रॉन है डी में। निकिल 2+ D8 कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, तो ये भी इजी में फिलअप होगा, तो आपका करेक्ट ऑप्शन बी है, ठीक है। तो आप लोगों को इंफॉर्मेशन मिला ना, हाँ। तो अब देखो मेरा एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्लीज ज्यादा से ज्यादा बच्चों को आप लोग शेयर करिए, और अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि डेली वीडियो का जो अपडेट है आप लोगों को सबसे पहले पहुंचते रहे, ठीक है। और इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, मुझे भी लगता है कि हाँ यार बच्चे मुझे ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, मुझे और अच्छा कंटेंट देना है, आप लोगों को और ज़्यादा सिखाना है, आप लोगों के लिए और ज़्यादा कंटेंट मुझे अवेलेबल कराना है, ताकि आप लोग अपने एग्जाम को और अच्छे से प्रिपेयर करके दो, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए दोस्तों के साथ, और अपने आप अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। अभी भी 35% बच्चे ऐसे हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, देख करके चले जाते हैं, ठीक है, तो कर लेना यार। देखो अगला क्वेश्चन है शेप ऑफ BrF3। देखो BrF3 कितने हैं, तीन बॉन्ड है, ठीक है, और इसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो अगर आप बेंड्स रूल लगाओगे तो क्या होगा यहाँ पर कि एक्सियल पे जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आएगा, फ्लोरीन आएगा, ठीक है, और एक यहाँ फ्लोरीन जाएगा, और 2 लोन पेयर यहाँ अवेलेबल रहेंगे इक्वेटोरियल पे। तो इसका शेप क्या होगा, टी शेप होगा, राइट, तो ये टी शेप होगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgCl इतना दिया है, इफ द इक्वल वॉल्यूम ऑफ 50 माइक्रोमोलर AgNO3 एंड 50 माइक्रोमोलर HCl are mixed together, which of the following is correct। अच्छा चलो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, AgCl का Ksp वैल्यू दिया है, ठीक है। अब आपका फंडा क्या है, बताओ भाई जरा, प्रेसिपिटेशन और जो है सॉल्युबिलिटी का। देखो अगर आयनिक प्रोडक्ट जो होगा, ठीक है, अगर वो ज्यादा हो गया Ksp से, मतलब K आयनिक इज ग्रेटर देन Ksp, तो क्या होगा, सॉल्यूशन प्रेसिपिटेट हो जाएगा, राइट। और अगर ये Ksp ज्यादा हो गया तो सॉल्युबल हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि 50 माइक्रोमोलर AgNO3 दिया है और 50 माइक्रोमोलर HCl सोल्यूशन दिया है,
तो देखो टोटल जो वॉल्यूम हो जाएगा अगर मिक्स करोगे तो 100 ml हो जाएगा, राइट। ठीक है, तो इसका Ag का और यहाँ पर आपको क्या निकालना है, Cl माइनस का, दोनों का कंसेंट्रेशन चाहिए। तो Ag का निकालोगे आप तो कितना हो जाएगा, देखो 50 माइक्रोमोलर 10⁻⁻6 मोलर, ठीक है, ये हो गया। और कितना हो जाएगा, वॉल्यूम इसका हो जाएगा 100 ml, ठीक है। तो इससे आप 100 से डिवाइड कर दो, फिर इसको आप सॉल्व कर लो, ठीक है। तो सॉल्व जब आप करोगे तो ये फाइनली आएगा 6.2 के आसपास, ठीक है, 6.2 इंटू 10⁻⁻10, ठीक है। तो के आयनिक जो है आपका 10⁻⁻10 आएगा। यहाँ पर भी जब आप कैलकुलेट करोगे Cl की वैल्यू तो कितना हो जाएगा, 50 माइक्रोमोलर है कंसंट्रेशन ऑलरेडी, ठीक। तो डिवाइड करोगे 100 से वॉल्यूम, ठीक है, तो ये टोटल आएगा 6.2। तो ये 6.2 ग्रेटर देन KSP वैल्यू 1.56, तो इसलिए के आयनिक इज ग्रेटर देन KSP, तो आपका सोल्यूशन क्या होगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, बॉर्न-लंडे इक्वेशन इज यूज्ड फॉर, देखो किसके लिए यूज होता है ये, theoretical calculation of lattice energy to estimate the theoretically the lattice energy। ये क्या करता है, theoretically lattice energy को डिटरमिन करता है। तो यहाँ पर इसका इक्वेशन क्या होता है लैटिस एनर्जी का, U इज इक्वल टू NA, ठीक है, एवोगाड्रो नंबर, मेडुलिंग कांस्टेंट, ठीक है, और इसके बाद Z प्लस Z माइनस अपॉन में क्या होता है 4πε0 इंटू R, मतलब मेटल के बीच में डिस्टेंस 1 माइनस 1/n, ठीक है। तो ये जो है आपका बॉर्न अप्रोक्सीमेशन कांस्टेंट है, मेडुलिंग कांस्टेंट है जो कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है, Na एवोगाड्रो नंबर है, R जो है ये जो NaCl का क्रिस्टल जैसे बन रहा है तो इसके बीच का सेपरेशन है, ठीक है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस। तो ये फार्मूला जरूर रिवाइज करना, इस पे एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा आपसे। अगला मजेदार क्वेश्चन देखो भाई, द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑफ CuNS3 शुड बी। अच्छा देखो ये क्वेश्चन गेट में भी आ चुका है, गेट 2017 का आई थिंक क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ये देखो क्या होता है कि कोबाल्ट यहाँ अमोनिया के साथ जो कॉम्प्लेक्स बना रहा है ना, आप जानते हो कि जितने भी नाइट्रोजन मतलब एटम डोनर होता है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करते हैं इन जनरल, अगर मैं बात करूं तो, ठीक है, मतलब NO2 NH3 की बात कर रहा हूँ, NO3 की बात नहीं कर रहा हूँ जो कि वीक फील्ड काम करता है। तो अमोनिया जो है बॉर्डर लाइन पे है, कुछ में कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड काम करता है, कुछ में वीक फील्ड काम करता है, जैसे डिपेंड करता है कि क्राइटेरिया वहाँ पे क्या है, ठीक है। जैसे आप Cl को जानते हो कि Cl जो है आपका क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है, लेकिन अगर प्लेटिनम के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करता है, मतलब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाने लगता है, ठीक। तो वो डिपेंड करता है क्राइटेरिया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर आपको लेना है लो स्पिन की तरह, ठीक है। तो लो स्पिन लोगे तो D7 लो स्पिन, 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन 7। तो अगर इस तरीके से देखा जाए तो आपके 3 इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हुई है, राइट। तो टोटल अगर एनर्जी निकालेंगे तो ये क्या होगा, -0.4 इंटू 6 प्लस 0.6, तो ये कितना आएगा, और 3 पेयरिंग हुआ है, ठीक है, तो ये आएगा -2.4 प्लस 0.6 प्लस 3p, तो टोटल आएगा -1.8 डेल्टा O प्लस 3p, राइट। तो ये तो आया आपका किससे, जब आपने अमोनिया को कंसीडर किया है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। लेकिन देखो कोबाल्ट के जितने +3 वाले कॉम्प्लेक्स होते हैं, चाहे वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो या वीक फील्ड लिगेंड हो, वो हमेशा क्या होते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है, लो स्पिन याद रखना, ठीक है। एक्सेप्ट किसके, एक्सेप्ट है इसमें फ्लोराइड का अगर +3 में भी है तब भी वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है, राइट। तो ये क्लियर हुआ। अब देखो कोबाल्ट यहाँ पर जो है, कोबाल्ट +2 का जो कॉम्प्लेक्स है ये अमोनिया के साथ एक्चुअली हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो जब हाई स्पिन बनाएगा तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये होगा। तो यहाँ पर किसी भी इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग आपने जबरदस्ती नहीं कराई है, ये खुद से हुआ है।
तो अब जब यहाँ पे आप कैलकुलेट करोगे तो ये केवल -0.8 डेल्टा आएगा। ठीक है, तो जब आप गेट वाले 2017 के पेपर में देखोगे तो इसका आंसर सी लगाया है, लेकिन जब इस वाले क्वेश्चन में अगर आते हो तो यहाँ पर आपको ए दिया है। ठीक है, तो अब पूछोगे आप सर कि सर यहाँ पर कौन सा सही होगा। ठीक है, तो देखो अगर यहाँ पर जैसे ये ऑप्शन दिया हुआ है 3P वाला, हाँ, तो आप जो है फर्स्ट ऑप्शन को लगा सकते हो, लेकिन अगर -0.8 डेल्टा दिया है तो ये भी हो सकता है, लेकिन ये स्टैंडर्ड बुक अगर फॉलो करेंगे तभी लेंगे। ठीक है, अगर जैसे यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन है, तो ये इन जनरल ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड बुक फॉलो करोगे तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। ठीक है, यहाँ पर अमोनिया कोबाल्ट के साथ यहाँ पर अगर आप कंसीडर करोगे आपके लेवल तक, तो ये आपका क्या होगा, मतलब ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ठीक है, मतलब आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक, और ये मैंने आपको गेट के हिसाब से बताया कि इसका आंसर -0.8 उन्होंने दिया था, आप चेक कर सकते हो इसको। ठीक है, तो इन जनरल यहाँ पर आपको ए लगाना है। बार बार इस चीज पे फोकस कर रहा हूँ, आपको जो आंसर है वो मैंने इसका आंसर की भी चेक किया, तो ये पहला आंसर इसका करेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा आंसर वो दे रहे हैं, मतलब अब जैसे इन्होंने इस आंसर को रिपीट किया है तो मतलब आगे भी शायद यही आंसर ये लोग एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान रखना इस चीज का। तो देखो यार, इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन आप लोगों को बता रहा हूँ, तो प्लीज चैनल को शेयर जरूर कर दो। ठीक है, अब देखो, अमंग द गिवन बोरेन एंड हेट्रोबोरेन द आर्केनोटाइप विच वन इज। तो देखो यहाँ पर क्या है, B6H4 H10, तो ये क्या हो जाएगा B6H6 4 माइनस, तो ये क्या होगा, नीडो होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर C को कंसीडर करोगे तो ये BH यूनिट कंसीडर होगा। ठीक है, C के मतलब 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, BH के पास भी 4 है, तो ये इसके आइसोलोबल है, तो होल्ड वाइज B9H11 2 माइनस। ठीक है, तो अगर आप कंसीडर करोगे तो ये कितना हो जाएगा, B यहाँ पर 9 + 2 11 हो जाएगा, और ये यहाँ पे 13 हो जाएगा, और 13 में से आप 2 दे दो तो फिर क्या होगा H11। ठीक है, 4 माइनस नीडो होगा। ऐसे ही आप जर्मेनियम का देख लो, जर्मेनियम में क्या होगा BH यूनिट और ये BH2 यूनिट, तो मतलब BH3 यूनिट हो जाएगा, और B9H11 ऑलरेडी दिया है, तो ये कितना होगा B12। ठीक है, और यहाँ पर H14 होगा, तो यहाँ पे मैं H12 2 माइनस कर देता हूँ, तो ये क्लोज हो जाएगा। अब यहाँ देखो B5H8, तो इसको लिख सकते हैं B5H5 3 माइनस, तो ये तो कुछ नहीं होगा। देखो ये गलत दिया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर है ही नहीं। ठीक है, तो ये आर्केनो पूछ रहा है, तो आर्केनो होता है BnHn6 माइनस। ठीक है, क्लोजो होता है 2 माइनस, नीडो होता है 4 माइनस, आर्केनो होता है 6 माइनस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। तो ऑक्सीजन इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, मीथेन है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड है, ओजोन है, ये सारे ग्रीन हाउस गैसेस हैं। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट एस्टेब्लिश्ड दैट इनसाइड द एटम देयर इज ए पॉजिटिव सेंटर इमर्ज्ड इन द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो उसने, रदरफोर्ड ने ये तो बताया था कि अल्फा पार्टिकल का जब इसने बम्बार्डमेंट किया तो कुछ पार्टिकल जो है स्कैटर्ड हो रहे थे। ठीक है, और कुछ पार्टिकल जो है इसको, ज्यादातर पार्टिकल क्रॉस कर जा रहे थे, तो जहां पर क्रॉस कर रहे थे उससे उसको लगा कि ज्यादातर तो पार्टिकल क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन कुछ पार्टिकल जो है डेविएट हो रहे हैं, दैट मीन्स कि यहाँ पर बीच में कुछ है। ठीक, लेकिन उसने ये नहीं बोला था कि यहाँ पर क्या है सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको नहीं बोला है। ठीक, तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया। न्यूक्लियस कंटेन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड मेसॉन, तो ये देखो मेसॉन की बात तो उसने नहीं की थी। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है, ये तो बहुत बाद में डिस्कवरी हुआ है। मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी, ये उसने उसी टाइम बोला क्योंकि जब ज्यादातर जो है अल्फा पार्टिकल क्रॉस कर जा रहे थे एटम को, तो उसने बोला कि भाई ज्यादातर पार्टिकल का जो एटम का जो पार्ट है वो एम्प्टी है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 40 द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ गैडोलिनियम 3+। ठीक है,
तो यहाँ पर देखो गैडोलिनियम 3+ है, कैसे निकालोगे? देखो 4f7 होता है, ठीक है, और 6s2 और यहाँ पर 5d1 होता है, ठीक है। तो 3 इलेक्ट्रॉन जब निकालते हैं ना, तो यहाँ से 2, यहाँ से 1, 3 नहीं हो जाता है, और f7 ये बनता है आपका मेनली। तो देखो यहाँ पे अगर मैं फिलअप कर दूँ तो 1 2 3 4 5 6 7, तो -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, तो ओवरऑल L क्या हो जाएगा? समेशन ओवर L 0 हो जाएगा, मतलब L की वैल्यू जो है वो 0। अब आप यहाँ से S की वैल्यू निकाल लो, तो S की वैल्यू 7/2 आएगी, ठीक। तो L की वैल्यू जब 0 हो गई तो जो आपका मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आएगी वो सिर्फ आप न्यू बराबर यहाँ जी कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, √n+2 से आप निकाल सकते हो। मतलब यहाँ पर n की वैल्यू कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 7, √7 ठीक है, यही है ना। तो 7 + 2 ये हो गया 9, 9 × 7 63, तो √63, तो ये अराउंड 7.9 के आसपास आएगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन F7 होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द ट्रेंड इन द वैल्यू ऑफ पाउलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये हम सब जानते हैं कि फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड होता है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। अब हाइपोक्लोरस एंड परक्लोरिक एसिड, देखो परक्लोरिक जो होता है ये HClO4 होता है, हाइपोक्लोरस होता है HOCl, ठीक है। अच्छा, एक बच्चे को कंफ्यूजन था कि सर यहाँ पर HOCl का जो है OH- और Cl+ बता रहे थे वो कमेंट में, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब भी ये डिसोसिएशन होता है ना तो H+ और ClO- में होता है, ठीक है। तो हमेशा इस टाइप से होता है। तो ये पहला ऑप्शन इसका सही है, हाइपोक्लोरस और परक्लोरिक एसिड। द रिलेशनशिप बिटवीन द डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ O2 O2 एंड O2 देखो ये बॉन्ड ऑर्डर की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर है उतना ज्यादा उसका डिसोसिएशन एनर्जी होगा। तो ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 16 हैं, और O2 में कितने हैं? 18 हैं, और O2 में कितने हैं? 17 हैं। तो देखो इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ कितना हो गया? 2 हो गया, इसका हो गया 1, इसका हो गया 1.5, तो डिसोसिएशन का ऑर्डर हो जाएगा O2 का सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। फिर उसके बाद होगा इसका, मतलब O2- का होगा, फिर O2 का होगा। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द टिपिकल नॉन मेटल एंड मेटल कॉम्बिनेशन। तो नॉन मेटल में देखो बोरान है, गैलियम है, ये सारे नॉन मेटल हैं। तो यहाँ बोरान और एल्युमिनियम, ठीक है, एल्युमिनियम आपका मेटल हो गया और ये जो है आपका नॉन मेटल हो गया। तो यहाँ देखो ये ऑप्शन भी हो सकता है, लेकिन यहाँ गैलियम और निकिल है, तो निकिल जो है ट्रांजिशन मेटल है, तो इसलिए इसको नहीं कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट वोलाटाइल। देखो ऊपर से जब नीचे जाते हैं ना तो गैस से सॉलिड बनने लगता है, ठीक है। तो ऊपर के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो ज्यादा वोलाटाइल होते हैं कंपेयर टू नीचे। तो जैसे जैसे नीचे जाते हैं वोलाटिलिटी डिक्रीज करती है, तो यहाँ मीथेन गैस सबसे ज्यादा वोलाटाइल होगा, ठीक। द करेक्ट वे टू मिक्स एन एसिड एंड वाटर। अच्छा देखो भाई, आपके पास मान लो कंसंट्रेटेड एसिड है और आपके पास वाटर है, ठीक है, वाटर है, ठीक। तो आप बोलोगे कि सर इसको कैसे मिक्स करें, तो एसिड को लेके आते हैं वाटर में डाल देंगे। हाँ, तो ये देखो 4 ऑप्शन दिया है आपको। ऐड स्लोली एसिड टू द वाटर, मतलब पहले आप एसिड को स्लोली ऐड कर रहे हो वाटर में, तो यहाँ पर वाटर है, स्लोली ऐड करोगे तो ये जो है अभी सही है। और pour टू एसिड टू द वाटर, मतलब ये लेके आओ और इसमें धड़ाम से पूरा डाल दो, ठीक। तो क्या होगा? वाटर शुड बी ड्रॉप बाय ड्रॉप एडेड टू द एसिड, मतलब एसिड है उसमें वाटर के ड्रॉप ऐड करो। डज नॉट मैटर हाउ दे आर मिक्स, ठीक है। तो एक ऐसे भी है जिनको कोई मतलब नहीं है, चाहे कैसे भी मिक्स करो कुछ होने वाला नहीं है। केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ऐसे कैसे नहीं होगा भाई। हाँ, तो देखो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। अब वाटर शुड बी ड्रॉप बाय ड्रॉप एडेड टू द एसिड, देखो जब एसिड है ना तो एसिड में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ होता है, ठीक है। जैसे ही आप उसमें वाटर डालो ना, एक बूंद, मतलब ये पूरा खौलता हुआ एसिड है, मतलब आप समझो कि इतना ज्यादा स्ट्रेंथ है उसके अंदर, और आप उसमें वहां एक
बूंद वाटर जैसे ही डालोगे तो क्या होगा कि सिस्टम में एनर्जी मतलब वो रिएक्शन के लिए एकदम पूरी तरीके से दौड़ जाएंगे, और इतना तेज रिएक्शन होता है कि उसमें आग लगने की प्रोबेबिलिटी रहती है, या जिस भी सिस्टम में रखा होता है वो टूट सकता है। तो इसीलिए जो है हीट बहुत ज़्यादा जनरेट होता है। मतलब जैसे HCl है तो ये वाटर के साथ तुरंत रिएक्शन करके क्या बनाएगा, आप देखो यहाँ पर H प्लस ले लेगा OH माइनस को, मतलब यहाँ पर जो है ये तुरंत H3O प्लस प्लस Cl माइनस बनता है। ठीक है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने की वजह से बहुत तेजी से हीट जनरेट होता है सिस्टम में, तो ये यहाँ से टूट सकता है। और एसिड टू द वाटर, यहाँ अगर आप अचानक से पूरा वाटर डाल दोगे ना, मतलब एसिड डाल दोगे वाटर में, तब भी जो है एनर्जी अचानक से पूरी स्टार्ट हो जाएगी। हाँ, तो वो बम्बार्ड कर सकता है, बहुत ज़्यादा हीट जनरेट कर सकता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि पहले हम बहुत ज़्यादा वाटर लेते हैं सिस्टम में। अगर हमारे बहुत ज़्यादा वाटर है तो अब हम उसमें थोड़ा थोड़ा एसिड डाल करके उस वाटर को डाइल्यूट करते हैं, ठीक है, ना कि एसिड को करते हैं। तो वाटर जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट है, उसमें थोड़ा थोड़ा एसिड डालोगे तो थोड़ा थोड़ा रिएक्शन होगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मतलब हीट आपका जनरेट होगा, स्लोली जनरेट होगा। तो इसलिए ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। द इलेक्ट्रॉन पेयरिंग एनर्जी विल बी लोअर फॉर, किसके लिए होगा, पेयर। देखो ऊपर से नीचे जब जाएंगे ना तो उसका साइज बढ़ता है, साइज बढ़ने पे आप इलेक्ट्रॉन को पेयर करा दो तो इजीली पता नहीं चलेगा। ठीक है, मतलब मेटल का जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, मतलब न्यूक्लियस से ये इलेक्ट्रॉन इतनी दूर होता है ये सेल, कि यहाँ पर आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो तो उतना इफेक्ट नहीं पड़ता है, मतलब वो न्यूक्लियस को इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग एनर्जी विल बी लोएस्ट, ये इसके लिए ही होगा, मतलब सबसे ज़्यादा है नीचे प्लैटिनम, तो प्लैटिनम के लिए होगा। अब देखो इंटेंस इंटेंस पर्पल कलर ऑफ KMnO4 सोल्यूशन इज ड्यू टू, ये मैंने आपको कई बार करा दिया, ये क्वेश्चन देखो कितनी बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये होता है मेटल जो है हाईली ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो यहाँ से लिगेंड आता है, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ठीक है, तो चार्ज डोनेट करता है, तो लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होता है इसका आंसर। ठीक है, विच वन इज मोस्ट रिएक्टिव टूवर्ड्स वाटर, तो कौन सबसे तेजी से रिएक्ट करेगा वाटर के साथ। ठीक है, तो यहाँ सारे हेलोजन हैं, हेलोजन में सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी जो है वाटर के साथ वो फ्लोरीन की होती है, क्योंकि ये HF मॉलिक्यूल बनाता है। ठीक, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। और ये एक्चुअली एफिनिटी इसकी डिपेंड करती है कि कितना ज़्यादा जो सामने वाला लिगेंड है उसकी इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी है, मतलब वो अगर यहाँ क्लोरीन प्रेजेंट है, यहाँ आयोडीन है, यहाँ ब्रोमीन है सिस्टम में, तो सबसे पहले प्रोटॉन यही अब्स्ट्रैक्ट करेगा, क्योंकि इसके पास प्रोटॉन को खींचने की क्षमता है। F माइनस जो है ना हाईली, मतलब एक तरीके से बेसिक है। ठीक, न्यूक्लियोफिलिक नहीं है, बेसिक है। न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, बेसिसिटी का मतलब होता है कि वो प्रोटॉन खुद के पास रख सकता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर सकता है। स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +4, तो इसका करेक्ट आंसर F था ना। स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +4 किसके द्वारा शो होता है, यहाँ देखो लेंथेनाइड है, लेंथेनाइड में सिर्फ सीरियम ही है एक जो +4 में एग्जिस्ट करता है। ठीक, बाकी सारे जो है +3 में होते हैं। Which of the following gas will have the lowest rate of diffusion? Rate of diffusion is directly proportional to 1/√m। ठीक, तो अब देख लो मास जिसका सबसे ज्यादा होगा उसका डिफ्यूजन का रेट सबसे स्लो होगा। तो यहाँ देखो हाइड्रोजन है, N2 है, O2 है, F2 है, तो F2 का मास सबसे ज्यादा होगा तो इसका स्लो रेट होगा सबसे। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर आइडियल गैस, आइडियल गैस के लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, PV/RT, Z इक्वल टू यही होता है ना, PV/RT। ठीक है, तो ये 1 मोल के लिए 1 होती है। द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ अ सर्टेन गैस एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड इज x इंटू मीटर पर सेकेंड, द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ इतने डिग्री। तो VRMS का फॉर्मूला देखो, अंडर रूट क्या होता है 3RT/m होता है। ठीक, m होता है 3RT/m होता है। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि टेम्परेचर एक बार 27 रखा है, मतलब ये 3RT की वैल्यू 300/m। अब एक बार टेम्परेचर रखा है 920, तो ये VRMS ये हो गया 3R
900 प्लस 27, तो वो हो जाएगा 1200 डिवाइडेड बाई m। अब देखो यहाँ से अगर आप कॉमन लो तो ये 300 है, तो यहाँ 100 इंटू 3 लिख सकता हूँ। 100 को मैं बाहर ले लिया तो 10√3 लिख सकता हूँ। ऐसे यहाँ पर ही हमें 10√12 लिख सकता हूँ। अब 12 को लिख सकता हूँ 4 इंटू √3, सॉरी 3, तो 4 का रूट बाहर लूंगा तो 2 आएगा, 2 इंटू 10, और बाकी यही है 3r इंटू 3/m। तो ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू दिया है x, हाँ, तो x इंटू 2, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फॉर ए लिक्विड डेल्टा एच वाइपराइजेशन इतना दिया है, ठीक, डेल्टा एच ड्यूरिंग द बॉइलिंग एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो डेल्टा एस बराबर होता है डेल्टा एच बाई टी, ठीक है। अब डेल्टा एस यहाँ निकालना है आपको, बस सिंपल वैल्यू रख दो, डेल्टा एच 9325, हाँ, और आपका 25 जूल मोल इनवर्स यही है। अपॉन में टेम्परेचर कितना है 273, तो 373 हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड कर दो, इसको कितना आएगा आंसर, तो ये अराउंड 25 के आसपास आ रहा है, ठीक है। एक बार चेक कर लेना आप कितना आ रहा है आपका। अगला क्वेश्चन, वर्क डन इन फ्री एक्सपेंशन। यार देखो W इक्वल टू होता है माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, मतलब यही होता है डी वी, राइट। अब पी एक्सटर्नल ही 0 हो गया तो वर्क डन 0 हो जाएगा। एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड द वैल्यू ऑफ Kp इतना दिया है, इक्विलिब्रियम ये है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी 0 सिंपल है आपका, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस RT ln Kp हो गया, तो माइनस R की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर की वैल्यू रखो 300 ln K, Kp कितना है 10⁻⁵, तो माइनस यहाँ ले लो, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 इंटू 8.314 इंटू 300 ln 10, इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो ये 28.7 के आसपास किलो जूल में आएगा, ठीक है। एक बार सॉल्व करके देख लेना। रिलेशंस बिटवीन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp एंड Kc क्या होगा, Kp इक्वल टू Kc r टू द पावर डेल्टा n, बी ऑप्शन करेक्ट है। मैक्सवेल रिलेशन फ्रॉम द इक्वेशन कल बताया था कैसे करना है इसको, ठीक है। देखो dF इज इक्वल टू mdx प्लस ndy इज द जनरल फॉर्म ऑफ एनी पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ टू वेरिएबल, ठीक। अब देखो यहाँ पे जो m होता है इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, तो dm/dy एट कांस्टेंट x करते हैं इज इक्वल टू n को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसको कांस्टेंट रखते हैं y को। अब ये देखो ऑलरेडी जो है ना, ये जो m होता है ये एक डिफरेंशिएशन होता है, मतलब ये फर्स्ट डेरिवेटिव होता है, जैसे इसको डिफरेंशिएट करते हैं सेकंड डेरिवेटिव होता है, ठीक है। तो सेकंड डेरिवेटिव हमेशा जो है इक्वल होते हैं, तो इस वजह से यहाँ पर ये होगा। अब यहाँ पे देख लो क्या होगा, तो dt का डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू v, ठीक है, और कांस्टेंट क्या रखोगे s इज इक्वल टू माइनस dp/ds एट कांस्टेंट v। आंसर चेक कर लो, ठीक है, तो आपका फर्स्ट आंसर ही करेक्ट आएगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को शेयर कर दो, बोलना ना पड़े, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अ क्रिस्टल विद A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, अल्फा बीटा गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये क्या होगा, तो देखो ये होता है ट्राइगोनल। ट्राइगोनल का जो है स्ट्रक्चर होता है कि A B और C तीनों तो बराबर होते हैं, लेकिन अल्फा बीटा गामा 90 नहीं होता है, ठीक है, मतलब गामा की वैल्यू 90 नहीं होती है, अल्फा और बीटा इक्वल होते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन है द एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ द सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जो होता है उसका कल ही बताया था कि 0.52 होता है, ठीक है। BCC 0.68, FCC 0.74। इन क्यूबिक क्लोज पैकिंग CCP या HCP, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ ए सॉलिड CO कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा जो है 12 होता है दोनों के केस में, ठीक। तो ये आप ध्यान रखना, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हो या क्यूबिक क्लोज पैकिंग हो, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है। हाफ लाइफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, तो टी हाफ क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए 0.693/K, ठीक है, तो 0.693/K, ठीक,
लास्ट ऑप्शन डी ऑप्शन। The adsorption of a gas on a metal is governed by the Langmuir isotherm equilibrium constant की वैल्यू दिया है, कैलकुलेट द फ्रैक्शनल सरफेस कवरेज। तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है भाई, के पी बाई वन प्लस के पी। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो। क्या बोल रहा है कि यहाँ पर के की वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, तो थीटा वैल्यू निकालनी है आपको, कैलकुलेट द फ्रैक्शनल सरफेस कवरेज, और प्रेशर की वैल्यू दिया है, तो के की वैल्यू हो गई 0.4 किलो पास्कल, और 1 प्लस के की वैल्यू हो गई 0.4 इंटू इसका प्रेशर की वैल्यू 1 किलो पास्कल, तो ये होगा 0.4 डिवाइडेड बाई 1.4। तो इसका करेक्ट जो आंसर आ रहा है वो यहाँ पे है ही नहीं, 2.28 आ रहा है। ठीक है, अराउंड 0.28 के आसपास आ रहा है, जो यहाँ मैच नहीं कर रहा है, तो इसलिए ये भी ऑप्शन सही नहीं है इसका। If the M and gamma plus minus are the molality and the mean ionic activity coefficient of the electrolyte, इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन कर दो भाई, Na2SO4 है तो 2Na प्लस, ठीक है, प्लस SO4 2 माइनस, यही होगा ना। अब देखो यहाँ पर बोल रहा है कि इसका एक्टिविटी क्या होगा, तो एक्टिविटी जो होगा ये दो यहाँ पर जो है कंसंट्रेशन कैटायन का, तो 2 इंटू, ठीक है, अब गामा प्लस इसके लिए है, और इंटू सी इसका जो कंसंट्रेशन है, तो मतलब मोलरिटी ले रहे हैं, ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, और यहाँ पर SO4 माइनस का है तो गामा माइनस एम हो जाएगा। अब देखो यहाँ स्क्वायर कैसे हुआ, एक सोडियम का लेते हैं आप तो गामा प्लस इंटू एम होता। ठीक, एक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि ए प्लस का एक्टिविटी, ए माइनस का एक्टिविटी। अब ए बराबर क्या होता है, गामा इंटू कंसंट्रेशन, मतलब मोलरिटी होता है। तो ए प्लस के लिए लिखूंगा तो गामा प्लस एम होगा, एक के लिए लिखूंगा तो गामा प्लस एम, दो के लिए लिखूंगा तो 2 इंटू गामा प्लस एम। ठीक है, तो दोनों का मतलब स्क्वायर हो जाएगा बस, तो इसका स्क्वायर कर दो तो 4 गामा प्लस स्क्वायर और एम स्क्वायर, और इसका आ जाएगा गामा माइनस एम, तो टोटल आएगा 4 गामा प्लस माइनस क्यूब और एम क्यूब। ठीक है, तो ये आपका डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। The number of component of KCl NaCl water and KCl NaBr water system। तो देखो यहाँ KCl NaCl और वाटर, ठीक है, तो एक कितने नंबर ऑफ कंपोनेंट है, तो एक जो है KCl का कंपोनेंट है, एक NaCl का कंपोनेंट है, एक वाटर का है, तो ये तो हो गया कंपोनेंट 3। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं दूसरा वाला, तो यहाँ KCl है और यहाँ NaBr है, ठीक है, और इसके बाद वाटर है। तो देखो एक तो KCl हो गया, एक NaBr हो गया, एक वाटर हो गया, लेकिन यहाँ पर एक चीज और होगा कि KCl प्लस NaBr के साथ रिएक्शन करेगा जब सिस्टम में प्रेजेंट रहेगा, तो ये KBr प्लस NaCl बनेगा, राइट। अब देखो यहाँ क्या होता है कि K की साइज थोड़ी बड़ी होती है और Br की भी साइज बड़ी है, तो यहाँ सॉफ्ट इंटरेक्शन की वजह से KBr फॉर्मेशन होने लगता है, तो एक कंपोनेंट ये भी मिलेगा। ठीक, तो एक ये हो गया, 3 यहाँ से हो गए, तो टोटल 4 मिलेंगे, तो इसके लिए 3 मिलेगा, इसके लिए 4 मिलेगा, तो करेक्ट आंसर है आपका सी। ठीक है, तो दैट्स ऑल गाइज इन दिस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, शेयर करिए, और पहली बार चैनल विजिट कर रहे हो यार तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच।